hey there, this is Rishabh Gupta, and now we are starting the first chapter of JEE Mathematics, that is sets, relations and functions. सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि सेट क्यों जरूरी है, इसका मीन क्या है, वाई वी नीड सेट. सो आज के समय में हम जानते हैं डेटा बहुत जरूरी है. तो जैसे एक कंपनी है और उसमें मैं देखना चाहता हूं कि एम्प्लॉयज हैं, उनके मैंने नेम ले लिए. अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या ये एम्प्लॉयज का जो डेटा है वो स्ट्रक्चर्ड है, यानी वो ऑर्गेनाइज है या नहीं है. एक्चुअली ये ऑर्गेनाइज नहीं है. क्यों? अगर मैं यहाँ से पूछ लूँ कि उन एम्प्लॉयज में सुपरवाइजर कौन है या कंपनी का सुपरवाइजर कौन है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कंपनी से पहले एम्प्लॉयज की जो नेम लिस्ट है उसमें जाना पड़ेगा, फिर हर एक नाम को चेक करना पड़ेगा कि क्या वो सुपरवाइजर है या नहीं. So it is not organized. So if I break it down in such a way that employees का जो नेम लिस्ट है उसमें से मैं सुपरवाइजर्स के नेम अलग कर सकता हूँ. और क्या कर सकता हूँ, एम्प्लॉयज में जो हमारे पास टेक्नीशियन है उनके नेम अलग कर सकता हूँ और एक्सेट्रा. जितने भी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनका एक अलग कैटेगरी बना के उनके नेम्स को वहां लिख सकता हूँ. तो क्या हुआ, मैंने क्या किया, चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर दिया. जो ऑब्जेक्ट्स थे यानी जो एम्प्लॉयज थे, कलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज थे, उनके नेम्स थे, उनको मैंने ऑर्गेनाइज करके लिख दिया है. तो अगर हम क्या करें, इन सुपरवाइजर्स के नेम को कॉमा करके लिखते जाएं और यहाँ एक ब्रैकेट लगा दें, तो ये कुछ नहीं, एक सेट है. वाई? बिकॉज वी हैव कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. Here the objects are the employees and we have given a criteria that it will be supervisor or not. See, if there is a name in this list of supervisors, then let us say first person. अगर फर्स्ट पर्सन एक सुपरवाइजर है तो वो टेक्नीशियन या एक्सेट्रा नहीं हो सकता. अभी के लिए हम मान के चलते कि वो और कुछ नहीं है, तो या तो वो सुपरवाइजर होगा या नहीं होगा. अगर वो सेट में है इसका मतलब वो सुपरवाइजर है. यानी हमने क्या किया, हमने इस सेट की डेफिनेशन को वेल डिफाइन किया है. फिर से देखते हैं, हमारे पास क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, यहाँ ऑब्जेक्ट एम्प्लॉयज है तो कलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज है. लेकिन ये वेल डिफाइंड नहीं है कि हमने सुपरवाइजर्स को अलग कर दिया है, टेक्नीशियंस को अलग कर दिया है. तो अगर हम क्या कहते हैं कि कलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज विच आर सुपरवाइजर्स, इट विल बी अ सेट. सो दिस इज द सेट. यहाँ से हमें मोटिवेशन मिलती है कि जो डेटा है हमारे पास उसको हम ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, ग्रुप्स में डिवाइड करना चाहते हैं, तो हमें सेट्स की जरूरत पड़ती है. ओके, सो दिस इज व्हाई वी नीड सेट्स. एक्चुअली सेट इज द बेसिक मैथमेटिकल फाउंडेशन. ओके, सो डू यू गेट द डेफिनेशन? सो आई एम राइटिंग इट. इट इज एज इजी एज आई हैव एक्सप्लेन्ड अर्लियर. सो सेट क्या होगा, मैंने कहा अ सेट is a well-defined collection of objects. A set is well-defined collection of objects. यानी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स में हम कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन या कोई ऐसा क्राइटेरिया लगा दें जिससे कि वो वेल डिफाइन हो जाए. यानी अगर कोई सेट का मेंबर यानी एलिमेंट उस सेट में है तो वो उस सेट में होगा या फिर नहीं होगा, है ना. जैसे मैंने कहा कि कोई सेट है एक्स, मान लिया उसका कोई मेंबर है या फिर एलिमेंट है. एलिमेंट मतलब जो सेट में है. जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल में इस नेम को ले रहे हैं, ये क्या है, एक मेंबर या फिर एलिमेंट है. सो मान लिया स्मॉल ए एक एलिमेंट है, ठीक है, तो वो एक्स में होगा या फिर नहीं होगा. बोथ केसेस आर नॉट अलाउड.
नॉट अलाउड। जैसे मैंने कहा एम्प्लॉयज हैं, तो बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं, उनमें से कोई नेम ले लिया, वो सुपरवाइजर में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, हमें पता नहीं है, तो इट इज नॉट वेल डिफाइंड। बट इफ वी given a criteria that the set of employees which are supervisors, so it is well defined because we have categorized it in such a fashion that it will only take the name of the supervisors। ठीक है, तो यहां से आपको वेल डिफाइंड का मतलब समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये दो वर्ड्स हैं लेकिन इनका मीन बहुत ज्यादा है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसे हम मैंने कहा कि अगर कोई सेट है तो उसमें कोई ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने कहा ए, वो बिलोंग कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, पर दोनों नहीं होगा, है ना, दोनों नहीं होगा। इसके बाद आते हैं कि हम सेट्स को कैसे लिखते हैं। देखिए, जो सेट्स होते हैं उनको हम कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं, जनरली इंग्लिश के कैपिटल लेटर्स में ए बी सी एंड सो ऑन। और जो एलिमेंट्स होते हैं, मेंबर्स होते हैं, एलिमेंट्स और मेंबर्स, एलिमेंट और मेंबर्स क्या होते हैं, जो कि सेट के अंदर टेक प्लेस करते हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हैं, उन्हें हम एलिमेंट्स या मेंबर्स कहते हैं। उन्हें हम जनरली स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, ए बी सी एंड सो ऑन। ओके, नाउ वी विल टेक सम एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल, नेम ऑफ स्मार्ट बॉयज इन माय क्लास। अब हमें ये बताना है क्या नेम ऑफ स्मार्ट बॉयज इन क्लास, क्या ये एक सेट है या फिर नहीं है। तो देखिए, नेम ऑफ बॉयज, ये तो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो गया। अब हमें वेल डिफाइन करना है इसे। तो देखिए, यहाँ पे स्मार्ट लिखा हुआ है, क्या स्मार्टनेस एक वेल डिफाइंड वर्ड है? नहीं है। क्यों? जैसे दो पर्सन हैं, तो दोनों के लिए स्मार्टनेस लेवल अलग हो सकती है। स्मार्ट होने का मीन सिर्फ पढ़ाई या फिर दिखना अच्छा या फिर ऐसा कुछ नहीं होता। सबके लिए अलग अलग परसेप्शन है, तो सबका अलग अलग पर्सपेक्टिव है। इसलिए जी ये जो वर्ड लिखा है ये वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए ये एक सेट नहीं है। देखिए, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स तो ठीक है, लेकिन इसे वेल डिफाइंड भी होना चाहिए। क्योंकि मान लिया दो पर्सन है, दोनों के हिसाब से कोई चार लोग अलग हैं स्मार्ट बॉयज, दूसरे के हिसाब से अलग हैं, ऐसा नहीं होता। सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। तो अब यहाँ पे हम ऐसा एक एग्जांपल देखते हैं जो कि वेल डिफाइंड है। जैसे मैंने कहा, नेम ऑफ स्टूडेंट्स which have greater than 90% in 10th class और 10th standard। So what it mean, name of students यानी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। यहाँ मैंने जो वेल डिफाइंड का क्राइटेरिया लिया है वो क्या लिया है, विच हैव ग्रेटर देन 90% इन 10th class। So there will be a certain number of students which got 90% in the 10th class. So it is well defined because for every student or every person the set will be unique, है ना। पिछले एग्जाम्पल में क्या था, स्मार्टनेस डिफर करती है हर पर्सन के हिसाब से, लेकिन जो मार्क्स हैं वो तो एक कांस्टेंट है। अगर 90% से ज्यादा है तो वो सेट में होगा, नहीं है तो नहीं होगा। इट इज वेल डिफाइंड, सो इट विल बी अ सेट। होप कि आपको ये डेफिनेशन का मतलब और क्यों इसे यूज करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि नंबर्स का हमारे सेट में क्या मीनिंग है। तो जैसे आपने 9th क्लास में नंबर सिस्टम पढ़ा होगा, उसे आज हम फिर से देखने वाले हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले नेचुरल नंबर। तो हम सबको पता है कि नेचुरल नंबर क्या होता है, 1
1, 2, 3 एंड सो ऑन। ये हमारे पास नेचुरल नंबर होते हैं। अब नेचुरल नंबर का एक सेट होता है जिसे कुछ इस तरह से डिनोट किया जाता है। नेचुरल नंबर के सेट को इस सिंबल से डिनोट करते हैं। तो इस सेट में कौन कौन से नंबर्स होंगे जो नेचुरल नंबर हैं, यानी 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ओके, सो इट इज द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, इसे इस तरह से डिनोट करते हैं। नाउ इफ आई आस्क यू द सेकेंड नंबर क्राइटेरिया विच इज होल नंबर, इसको समझने से पहले एक क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन आता है कि हमें होल नंबर्स की जरूरत क्या है? शायद आपको इसका आंसर पता हो या फिर नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो क्लियर करते हैं इसको कि वाई वी नीड होल नंबर। सी, इट इज अ सेट, ठीक है, इट इज सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स वेयर द ऑब्जेक्ट्स आर नंबर्स। तो हम नंबर्स के साथ क्या कर सकते हैं, इनमें ऑपरेटर्स लगा के कुछ वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर्स हमारे पास इस तरह से होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, और भी बहुत सारे होते हैं, अभी हम यही समझते हैं। तो दीज आर द ऑपरेटर्स, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो इस सेट के एलिमेंट्स में हम ये सभी ऑपरेटर्स लगाते हैं। तो अगर हम प्लस करते हैं, जैसे मैंने कहा कि हम 1 + 2 करते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा? 3 आएगा। 1 + 2 = 3 होता है ना। तो ये इसी सेट में बिलोंग कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बिलोंग्स का मतलब क्या है? देखिए, यहाँ पे हमें बिलोंग्स का मतलब भी समझ लेना चाहिए कि इफ x is a set, then an element or member can an object can belong to it or not. So if a object A belongs to X, then we will write it as A belongs to X. ओके, इसे सिंबलाइज करने के लिए हम कुछ ऐसे लिखते हैं, A दिस सिंबल X, इसको ऐसे बोलेंगे A belongs to X। और अगर वो उसमें बिलोंग नहीं करता है तो A doesn't belong to X। आई होप इट इज क्लियर। नाउ वापस आते हैं। तो मैंने कहा कि प्लस करने पे, देखिए प्लस करने पे क्या होगा, 1 + 2 करेंगे आपको 3 मिल जाएगा। इस तरह से करते जाएंगे तो आप एक पैटर्न देखोगे कि हर एक नंबर इसी सेट में कंटेन हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्लस हमारे पास हो जाता है। इसके लिए हमें और किसी नंबर सिस्टम की जरूरत नहीं है अगर नेचुरल नंबर है हमारे पास। सेकेंड, अब हम जाते हैं नेगेटिव पे। तो नेगेटिव में हम क्या देखते हैं कि जैसे मैंने माइनस किया या सबट्रैक्ट किया 2 - 1, तो मेरे पास वैल्यू आई 1। 2 - 1 करने पे 1 वैल्यू आई। क्या वो सेट में है? यस, इट इज हियर। इफ आई सबट्रैक्ट 3 - 2, इट विल बी 1, it is also there. If I subtract 16 - 12 is equal to 4, because 16 and 12 are also in the set, so 4 will be there. इसका मतलब क्या है कि अगर मैं एक बड़े नंबर से एक छोटे नंबर को माइनस करता हूँ, सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तो वो नेचुरल नंबर में मिल जाता है। तो माइनस की एक कैटेगरी सफिशिएंट है, एक कैटेगरी कंप्लीट है। ठीक है, अब दूसरी कैटेगरी क्या हो सकती है कि मैं क्या करता हूँ, सेम नंबर को सेम नंबर से माइनस करता हूँ। जैसे मैंने कहा 1 - 1, we all know that it will be 0, 2 - 2, 3 - 3, all will be 0. Question is 0 present in the set? Answer is no. So इस सेट में क्या है? 0 नहीं है। तो हम क्या चाहते हैं, इस सेट में 0 आए। उसके लिए एक नया नंबर सिस्टम आया है, क्या? होल नंबर। तो होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स आर नथिंग बट नेचुरल नंबर्स विद अ 0। तो हम इस सेट में सिर्फ 0 के साथ बाकी सभी नेचुरल नंबर को ले लेते हैं, जिससे हमारे पास एक नया नंबर सिस्टम बन जाता है, होल नंबर। इन्हें W से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो हमारे पास सेकंड कैटेगरी थी कि सेम नंबर को सेम नंबर से, अब
छोटे नंबर को बड़े नंबर से भी कर सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा इस सेट में मैं क्या करना चाहता हूँ कि 1 - 2 what it will be give. So we all know that the bigger number is 2, so the sign will be assigned in the resultant will be the sign of 2. So 1 minus 2 will be 1 and the sign will be -1. It is clear? But see that -1 it is not there. Similarly, if I subtract 1 minus 3, it will give -2. -2 is also not there. तो इसका मतलब क्या है कि नेचुरल नंबर जितने भी हैं हमारे पास, जो भी नेचुरल नंबर है हमारे पास, उनका जो नेगेटिव वाला पार्ट है, उनमें अगर हम माइनस साइन लगा दें, तो जो नंबर बन रहे हैं वही तो मिसिंग है इस सेट में, है ना? और अगर हम उन्हीं नंबर्स को सेट में ऐड कर दें, तो क्या बनेगा मेरे पास? देखते हैं। मैंने क्या किया, उन्हीं नंबर्स को ऐड कर देते हैं। तो एक ऐसा सेट जिसमें नेगेटिव हो, ज़ीरो हो और पॉजिटिव हो। ज़ीरो है, पॉजिटिव है और नेगेटिव है। आपको इसका नाम याद होगा, इसे कहते हैं इंटीजर्स। क्या कहते हैं? इंटीजर्स। और यहाँ जो सिंबल है ये इस सेट को डिनोट कर रहा है। क्या नाम है इसका? इंटीजर। सो वी हैव फुलफिल्ड द थर्ड कैटेगरी ऑफ सब्सट्रैक्शन। और कोई नहीं है इसलिए हम पास कर देते हैं। यानी नेचुरल नंबर क्या करता है, फिर से देख लेते हैं। नेचुरल नंबर क्या करता है? एडिशन की सभी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। होल नंबर क्या करता है कि वो सब्सट्रैक्शन में जब बड़े नंबर को छोटे नंबर से माइनस करते हैं तो वो उसमें कंटेन हो जाता है। लेकिन जब सेम नंबर को सेम नंबर से करना चाहते हैं तो जीरो उसमें कंटेन नहीं है। इसके लिए हमने क्या किया, एक नया नंबर सिस्टम लिखा जिसे हम कहते हैं होल नंबर। यानी वो कंप्लीट हो चुका है उस सब्सट्रैक्शन की कैटेगरी तक। नाउ इफ we subtract small number by a big number, it will it will give us negative numbers, negative natural numbers, but it is not there, so we will construct a new number system which are number of which are integers, और इन्हें डिनोट इस तरह से करते हैं। तो अगर मैं पूछूं इंटीजर्स में आप क्या ऐसा कौन कौन से ऐसे ऑपरेटर लगा सकते हो कि जो रिजल्टेंट है वो भी उसी सेट में आ जाए, उसी इंटीजर मतलब जो नंबर आए वो भी एक इंटीजर हो। तो आप कहोगे प्लस और माइनस, है ना? अब बात आती है मल्टीप्लाई की। तो अगर आप यहाँ पे देखो कि 0 का 1 से मल्टीप्लाई विल बी 0, 1 का 2 से मल्टीप्लाई 2, 2 का 3 से मल्टीप्लाई 6, है ना? तो आप सभी नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके देखोगे अलग अलग तरीके से, दो नंबर्स को, तीन नंबर्स को, तो वो एक इंटीजर ही मिलेगा। यानी मल्टीप्लाई भी यहाँ सेटिस्फाई कर जाता है। नाउ वी आर गोइंग टू सी हाउ डिवीजन वर्क्स। तो जैसे हमने कहा कि यहाँ जो मेरे पास सेट ऑफ इंटीजर्स था वो क्या था, z इज इक्वल टू -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। बट इफ आई डिवाइड सो इफ आई डिवाइड अगर हम डिवाइड करना चाहते हैं 1 को 2 से, जैसे मैंने कहा 1 को 2 से डिवाइड करना चाहते हैं, क्या 1/2 इस नंबर सिस्टम में है, इंटीजर्स में है? नहीं है, यानी ये बिलोंग नहीं करता। क्या 2/1? हाँ करता है। 3/2? नहीं, नहीं करता है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे डिवीजन उस जगह पे फेल हो रहा है जहाँ पे जो नीचे का डिनोमिनेटर है वो 1 नहीं है। अगर 1 है तो हम जानते हैं उसे हम एज इट इज ऊपर जो न्यूमरेटर है उसकी तरह लिख सकते हैं, जैसे 2/1 को हम 2 लिख सकते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है, जहाँ पे डिवाइजर 1 नहीं है। तो ऐसे नंबर जहाँ डिवाइजर 1 नहीं है उनके लिए हमें एक नया नंबर सिस्टम बनाना पड़ेगा जिनका नाम है रेशनल नंबर। मतलब क्या है, ऐसे नंबर्स
क्या ऐसे नंबर्स जिन्हें हम कुछ इस तरह से लिख सकें, जिन्हें हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकें। p बाई क्यू क्या है? हमने उन्हें रेशनलाइज कर दिया है, डिवीजन के फॉर्म में लिख दिया है, जहां पे q जीरो नहीं है। अगर q जीरो होता है तो हम जानते हैं कि वो इंफिनिटी की तरफ टेंड हो जाता है नंबर, यानी वो इनफाइनाइट हो सकता है, इनफाइनाइट की तरफ चला जाता है। और यहाँ p और q आर बिलोंग्स टू z, नंबर ऑफ इंटीजर्स से लिया जा रहा है, इंटीजर्स के एलिमेंट्स के लिए जा रहा है, यानी p और q इंटीजर्स हो सकते हैं, माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, ठीक है। सो इससे बनेगा क्या, हमारे पास जैसे आ जाएगा यहाँ पे 3/2 हो गया, 1/2 हो गया, -7/2 हो गया। ये सब क्या है? ये सब इस रेशनल नंबर के सेट में आ जाएंगे। बहुत सारे हो सकते हैं। तो इन्हें हम शो कैसे करते हैं? इसे डिनोट करने का जो सिंबल है वो है ये क्यू। इस तरह से हम लिखते हैं इसको। और इसके बाद आप जानते ही होंगे कि कौन से नंबर्स आते हैं, इरेशनल नंबर्स। तो जितने भी हमने नंबर सिस्टम पढ़े हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, ठीक है, इनके अलावा जितने भी नंबर होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। और उन्हें हम QC इस तरह से डिनोट करते हैं। ओके, सो अब समझते हैं कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं। अगर आप जानते हो इसे तो आप स्किप कर सकते हो, जो नहीं जानते हैं देखते रहिए। इरेशनल नंबर, देखिए इरेशनल नंबर समझने के लिए हमें डेसिमल एक्सपेंशन को समझना होगा। तो जैसे यहाँ जो रेशनल नंबर होते थे वो आप डिवीजन के फॉर्म में लिख सकते हो, उन्हें आप डिवीजन के फॉर्म में लिख सकते हो, यानी जब उनका डेसिमल एक्सपेंशन होगा तो कहीं ना कहीं जाके उनका रिमाइंडर 0 हो जाएगा। या अगर नहीं भी होगा तो डेसिमल एक्सपेंशन में रिपीटेड टर्म्स आएंगे। क्या कहा मैंने? कि अगर वो रेशनल नंबर है, अगर वो रेशनल नंबर है तो या तो कुछ समय बाद उस वो टर्मिनेट कर जाएगा, उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट यानी रुक जाएगा कहीं ना कहीं जाके। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो रिपीट करेगा। और नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, मतलब रुक नहीं रहा है लेकिन रिपीट कर जा रहा है। जैसे हमने कहा 10/3, तो ये कुछ ऐसा होगा 3.3333 एंड 3 आता ही रहेगा बार बार। तो इसे हम कुछ इस तरह से लिखते हैं 3.3 बार। बार मीन्स रिपीट कर रहा है ये डिजिट। तो ये भी एक तरह का क्या है? रेशनल नंबर है ना। टर्मिनेट जैसे मैंने कहा 1/2 यानी 0.5, ये भी इसी कैटेगरी में आ गया। लेकिन इरेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग तो होते ही हैं, नॉन टर्मिनेटिंग तो होते ही हैं, साथ साथ नॉन रिपीटिंग भी होते हैं। जैसे √2 पढ़ा होगा आपने, √2 इज इक्वल टू वैल्यू होती है 1.414 एंड सो ऑन। तो अगर आप इसका डेसिमल एक्सपेंशन करते हो तो यहाँ जो वैल्यू आती है उसमें कोई भी डिजिट्स या उनका जो पैटर्न है वो कभी भी रिपीट नहीं करता है, इसलिए √2 को आप इरेशनल नंबर बोलते हो। √2 एक इरेशनल नंबर है, पाई एक इरेशनल नंबर है ना। एक मिसकंसेप्शन है कि पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है, ऐसे आप कहते हो। एक्चुअली ये इक्वल टू नहीं है, ये सिमिलर टू है ना। मतलब इससे कैलकुलेशन इजी करने के लिए, एक्चुअली हाई स्कूल में जो सवाल होते हैं उनकी कैलकुलेशन इजी करने के लिए आपको 22/7 बोला जाता है कि इसकी वैल्यू 22/7 है। एक्चुअली ये अप्रॉक्स वैल्यू है 22/7, बिकॉज 22/7 एक कैसा है? रेशनल नंबर है, क्योंकि आप इसका जब डेसिमल एक्सपेंशन करो तो या तो वो टर्मिनेट करेगा या तो वो नॉन रिपीटिंग होगा। लेकिन पाई एक रेशनल नंबर है ना। तो कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम इसे लेट कर लेते हैं कि ये अप्रॉक्स इतना ही है 22/7। ओके, सो इसकी वैल्यू कितनी होती है? 3.14 एंड सो ऑन। सो इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर।
नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर, सो इट इज अ रेशनल नंबर और उसे डिनोट करते हैं q टू द पावर c से। इसके बाद आता है रियल नंबर। रियल नंबर को आप इस सिंबल से डिनोट करते हो, कुछ आर जैसा दिखता है ये। और इनमें क्या होते हैं, सभी नंबर्स जो कि रेशनल हैं प्लस इरेशनल है ना। रेशनल और इरेशनल नंबर्स को सबको एक एक जगह करके एक सेट बना दिया जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, रियल नंबर का सेट कहेंगे। ठीक है, तो अभी तक आपने क्या समझा कि हम शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं, नेचुरल नंबर के सेट से, फिर उसमें एक नया एलिमेंट जोड़ रहे हैं तो जीरो उसमें जोड़ा जा रहा है। इसी तरह से इंटीजर्स में हम निगेटिव नेचुरल नंबर जोड़ रहे हैं तो वो इंटीजर्स बन जा रहे हैं। फिर हम डिवीजन की कोई एक क्राइटेरिया लगा रहे हैं जिससे रेशनल नंबर बन जा रहे हैं और इरेशनल नंबर अलग हैं। अब रेशनल और इरेशनल को जोड़ के हमने एक सेट बना दिया जो कि रियल नंबर है। सभी एलिमेंट्स जो कि रेशनल भी हैं इरेशनल भी हैं उन सबको एक जगह लिख के एक सेट बना दिया, वो रियल नंबर का सेट हो गया। तो ये था नंबर सिस्टम का प्रीरिक्विजिट। ये आपने पहले पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा है तो आपका रिवाइज हो गया होगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम कुछ ऐसे एग्जांपल्स देखेंगे सेट के जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम टाइप्स ऑफ सेट देखेंगे, सेट की प्रॉपर्टीज देखेंगे कि सेट्स आपस में किस तरह से ऑपरेट करते हैं। तो ये सब हम अगले लेक्चर में देखेंगे। मिलता हूँ आपसे ऐसी एक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।